नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली पर आधारित विषयों को शामिल करते हैं जो हमारी जीवन शैली को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और उस पर गंभीर प्रभाव छोड़ते हैं। आज हम एक ऐसे खास विषय को अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, वर्तमान जीवन शैली और डायबिटीज। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मधु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलका सिंघल जी। आप सबको नमस्कार, साथ ही दर्शकों को भी नमस्कार। तो आज हमारा विषय डायबिटीज के ऊपर है। सबसे पहले तो मैम हम इस बात से शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की कि जो आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वर्तमान जीवन शैली है और डायबिटीज है, इसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो डायबिटीज से संबंधित हैं जो आज आप खास तौर से देखती हैं? जी, जीवन शैली से कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि बड़ा कोई लेविश लाइफस्टाइल है, बढ़िया सी कार है, बड़ा सा बंगला है, बढ़िया से कपड़े पहने हुए हैं। यूजुअली लाइफस्टाइल को इसी से कोरिलेट किया जाता है जी। परंतु जीवन शैली हमारे पूरे ही जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से किस तरह से प्रभाव डालती है, उस बारे में थोड़ा सा हम आज बेसिक डिस्कशन करते हैं। हो सकता है मेरे दर्शकों को कुछ अच्छा लगे जी। तो जीवन शैली का स्वास्थ्य में बहुत बड़ा एक रोल है। इस जीवन शैली के अंतर्गत हमारी पूरी दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमारा खाना, रहना, सोना, सारी चीजें इस जीवन शैली के अंतर्गत में आती हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को चला रहे हैं। पहले हमारे समाज में, भारतवर्ष में लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत कम थी। कोई जानता भी नहीं था कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां क्या होती हैं। परंतु अब जैसे जैसे हम लोगों ने, ग्लोबलाइजेशन हुआ धीरे धीरे, वहाँ का खान पान हमारे यहाँ आया, वहाँ का रहन सहन हमारे यहाँ आया। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा थी, पहले हम ऋतु अनुसार भोजन करते थे, समय अनुसार भोजन करते थे और उसी के आधार पर हमारी पूरी जीवन शैली चला करती थी। परंतु अब ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हो गया कि हमें ये ज्ञान ही नहीं रहा कि किस ऋतु में क्या चीज़ खानी है, किस समय पर क्या चीज़ का प्रयोग करना है। साथ ही पॉल्यूशन आदि एनवायरमेंटल कारण तो हम सभी जान रहे हैं कि चारों तरफ किस हालात हो रहे हैं। और दिन भर हमारी नींद, आहार और ये सारी चीज़ें पूरी टोटली डिस्टर्ब हो गई हैं मॉडर्न जीवन शैली के कारण, क्योंकि हमारा वर्किंग स्टाइल ऐसा हो गया है। अब वर्किंग स्टाइल में हम जो जीवन शैली में 3 हम वर्किंग स्टाइल के मेन मुद्दे लेते हैं, जिसमें रहता है कि एक तो एक्टिव लाइफ स्टाइल है आपका, कि आप बहुत एक्टिव हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा हो गया सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो मोस्ट ऑफ दी हमारी जनरेशन अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जी रही है। मॉडरेट, कुछ लोग हैं जो मॉडरेट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो हमारी एटलीस्ट नई जनरेशन है वो ऑलमोस्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स का टाइम है। तो जो लोग ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं वो भी पूरा पूरा दिन उनका सिटिंग ही जॉब है। तो इसके साथ साथ तो इसमें जो है कुछ लाइफस्टाइल बीमारियां वो बहुत तेजी से बढ़ गई। इन लाइफस्टाइल बीमारियों में कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, हृदय रोग हो गए और बीपी हो गया। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। बिल्कुल। और इनका मुख्य कारण यह है कि जिस जीवन शैली में हम जी रहे हैं वही हमें जो है धीरे धीरे करके हमें मालूम नहीं चलता और धीरे धीरे हम इस रोग से ग्रसित होते जाते हैं। डायबिटीज में देखिए क्या चीज़ होती है कि अगर हम डायबिटीज के लक्षणों को शुरुआती स्टेज में समझ लें और वहीं से हम इसको अपना रोकथाम शुरू कर दें तो इस बीमारी को हम वर्षों पीछे धकेल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग शुरुआती लक्षणों पे ध्यान नहीं देते हैं, हमें समझ ही नहीं है, एक्चुअली जानकारी भी नहीं है। इसलिए जो आपने ये कार्यक्रम रखा तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम इस उससे हो सकता है कि जो दर्शक देखें वो तो कम से कम इतना तो जान जाएं कि हमें अगर इस तरह के लक्षण हैं तो हमें तुरंत ही अपने बारे में सजग हो करके और इसकी जांच करानी चाहिए। मैम, जैसा कि हम जानते हैं ये डायबिटीज जो है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। खान पान का, जीवन शैली का इस पर प्रभाव पड़ता है और तब इस रोग से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति और तब जाकर के बॉडी के जो और ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खान पान की अगर हम बात करें, खास तौर से जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसको आप बताएं। देखिए, खान पान में जंक फूड, हम जंक फूड को जंक फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि जंक फूड जो है हमको न्यूट्रिशन नहीं देता, सिर्फ कैलोरीज देता है। पेट तो हमारा भर जाता है लेकिन जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते, क्योंकि जंक फूड अधिकतर मैदा, चीनी और इन्हीं चीज़ों से बने होते हैं। आलू का प्रयोग ज़्यादा होता है, जैसे बर्गर, टिक्की, ये सब चीज़ें, पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जाती है
और उसके अनुपात में हम लोग अपना शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं। सपोज एक बच्चा है, सुबह से बैठा है कंप्यूटर्स के सामने, उसने दिन में बर्गर खा, सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके आया अच्छे से, फिर उसके बाद उसने लंच में बर्गर और इस टाइप के आइटम खा ली, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज उसकी कुछ नहीं है। दिन में 6-7 बार चाय कॉफ़ी पी ली। तो हमारे शरीर के अंदर इस तरह की चीज़ें तो बहुत जा रही हैं, लेकिन हम फिजिकली उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे। बेसिकली डायबिटीज़ को अगर हम देखें तो उसमें यही चीज़ है कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली पचा लेते हैं तो हमारी जो है इसका जो पूरा सिस्टम है हमारे शरीर में जो एक चल रहा है पाचन का, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही हम कुछ भी चीज़ खाते हैं शरीर में शुगर की मात्रा जाती है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं, आइदर शुगर, आइदर मैदा, आइदर आटा, कुछ भी चीज़, तो वो जैसे ही शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में ग्रंथि होती है पेनक्रियास जी, उसमें से इंसुलिन नामक एक हार्मोन निकलता है जो कि शुगर के पाचन में मदद करता है। अब जैसे ही हम लोगों ने कुछ भी खाते हैं तो वो इंसुलिन की मात्रा उसमें निकलती है और वो शुगर के पाचन में मदद करता है। लेकिन जब हम बैठे रहते हैं और तरह तरह के हमारे पास तनाव आते हैं, क्योंकि आज की जीवन शैली आप देखते हैं बहुत तनावपूर्ण है, तो जैसे जैसे हमारे जीवन में तनाव आते हैं तो तनाव के केस में क्या होता है कि हमारे शरीर को लगता है मुझे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमें मन करता है हम कुछ खा लें। तो आजकल स्ट्रेस ईटिंग भी बहुत कॉमन हो गई है। जैसे ही लोगों को लगता है ऑफिस में स्ट्रेस है या कुछ भी स्ट्रेस है, वो सोचते हैं चलो चाय पी के आते हैं, चलो कुछ खा के आते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। तो स्ट्रेस ईटिंग में कई बार इंसान अपनी उससे ज़्यादा भी खा लेता है। उसको किसी को मीठे खाने की क्रेविंग होती है, किसी को चटपटा खाने की क्रेविंग होती है। तो स्ट्रेस ईटिंग का फैक्टर आज के युवाओं में बहुत बढ़ गया है और उसमें हम अधिकतर जंक फूड का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही शरीर को लगता है कि कुछ तनाव है तो उसको शुगर की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, तो अंदर से खाने की इच्छा जागृत हो जाती है और जैसे ही हम खाते हैं तो इंसुलिन अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, जब हम रेगुलरली इसी तरह की दिनचर्या में जीते रहते हैं तो जो हमारी पेनक्रियास ग्रंथि, आप ये समझिए कि हम किसी भी चीज़ से ओवर वर्क लेते हैं तो थक जाती है चीज़। तो एक सामान्य भाषा में समझिए तो वो जो हमारी ग्रंथि है उसके जो सेल्स हैं उनसे उतनी मात्रा में या उस क्वालिटी का इंसुलिन नहीं निकल पाता जो कि हमारे जो हम खा रहे हैं उसको पचाए। तो धीरे धीरे करके वो जो एक्स्ट्रा शुगर की मात्रा है या तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो उनको एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं, वो धीरे 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 करके हमारे रक्त में आना शुरू हो जाती है। उससे फिर हमें उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अब लक्षणों की बात करते हैं मैम, जैसे कि ये व्यस्त दिनचर्या और जीवन शैली, जैसे कि आजकल का बहुत ज़्यादा व्यस्त समय है और समय नहीं दे पाता है व्यक्ति अपने पर, खुद पर कार्य करने पर, कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, जिससे जैसा कि आपने बताया कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन का जब स्राव कम हो जाता है और उतना ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाता है, वो ऐसे में शुगर बढ़ती है। तो शुरुआती लक्षण जो है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, इसका खतरा रहता है। जी मैम। अब देखिए इस समय तो वैसे तो ये 3 मुख्य कारणों से हो जाती है। वैसे अगर परिवार में किसी को शुगर है तो भी आपको पूरे चांसेस बनते हैं कि शुगर हो जाएगी। और टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा है। टाइप 1 में तो अगर कोई जेनेटिक इसको इम्यून डिजीज़ टाइप से हम इसको लेके चलते हैं तो टाइप 1 में तो हमें पास पीछे से रीज़न हमें पता होते हैं, लेकिन टाइप 2 में हम बहुत सारे चीज़ों को खुद ही आमंत्रित कर लेते हैं अपनी बीमारी के कारणों में। तो उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, डाइट हो गई, हमारी स्लीप हो गई, हमारा स्ट्रेस हो गया, 4-5 ये मेन फैक्टर हो गए। तो जब इसके शुरुआती लक्षण आते हैं तो हम उनको, उस समय तक हमारी शुगर में मात्रा नहीं बढ़ती है उतनी, लेकिन उसको हम प्री डायबिटीज़ की स्टेज बोलते हैं। तो अगर हम उसको उसी समय पर थोड़ा सा समझ लेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज को, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, कि हमारे शरीर में क्या चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को कंटिन्यूस हेडेक रहता है जो वर्किंग में है, या जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे, उनकी कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए घट रही है और उनको धीरे धीरे चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है। घर में ये चीज़ें तो पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, बेवजह थक रहा है कि मैं बहुत जल्दी थक गया, उसके चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, जैसे किसी बच्चों को चश्मा लगा है, या वो आई स्ट्रेन बताता है कि मुझे आइज़ को स्ट्रेन हो रहा है, और उसकी भूख के नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, या तो ज़्यादा खाने लगा है या कम खाने लगा है, या किसी भी, ये मैं एडल्ट तक बता रही हूँ, इस टाइप के कोई भी लक्षण आते हैं बच्चों से लेकर के। और अगर भूख के कोई भी लक्षण इस तरह से चेंज हो रहे हैं, ये शुरुआती लक्षण है बिल्कुल। या अचानक से कभी आप कहीं जा रहे हैं, धुंधला दिखने लग गया आपको,
गिड्डीनेस आ गई, तो ये बिल्कुल शुरुआती लक्षण होते हैं। ये क्या होता है कि पहले आपको महीने में एक आध बार कभी लगेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे हम ध्यान नहीं देंगे तो ये हमको बहुत फ्रीक्वेंट होने लगेंगे, और फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये लक्षण हमें लगातार बनने लगेंगे। तो अगर हम शुरुआत में ही थोड़ा सा ध्यान कर लें कि आज मुझे ऐसा क्यों हुआ, और फिर वो कुछ खाने के बाद आपका रिलीव हो रहा है, इट मीन्स कि आपके शरीर में जो है, सपोज आपको कोई सिम्टम आया, आपने घर आके चाय पी, आपको लगा कि मैं तो अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो ये कहीं कुछ था कि आप पूरे दिन का अपना रिव्यू करिए उस दिन का कि मैंने आज क्या खाया था, मेरी क्या डाइट थी, मुझे अचानक से कोई टेंशन तो नहीं आ गई थी या क्या था, तो मुझे ये सिम्टम क्यों आया। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया और फिर आपने इसको उस दिन तो चलिए एक बार में कोई बात नहीं, लेकिन इसके 3-4 बार फ्रीक्वेंट आने पर आप तुरंत ही किसी भी चिकित्सक से, जहां भी आप ठीक समझे, उनसे मिले कि मुझे बार बार फ्रीक्वेंट इस तरह की चीजें हो रही हैं। बाद में तो इस तरह के लक्षण आने लगते हैं कि चोट लग गई, घाव नहीं भरा, या आपको अचानक से मतलब बहुत ही थकान, एक्सट्रीम थकान हो गई, बार बार टॉयलेट की इच्छा हो गई, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। बाद में जब बीमारी बढ़ जाती है तो लक्षण बढ़ते जाते हैं, लेकिन शुरुआत में हल्के लक्षण आते हैं। तो वहीं अगर हम इसको ध्यान दे लें तो वहीं से हम इसकी रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। मैम, आज के समय में तनाव और बहुत ज़्यादा कार्य, जिस तरीके से एक फोर्स रहता है, मेंटली व्यक्ति इतना ज़्यादा थक जाता है कि कार्य को पूरा ही करना है और वो खुद को आराम नहीं दे पाता है। तो ऐसे में ये जो कारक है तनाव का है, और कार्य क्षेत्र में अत्यधिक कार्यभार जिस तरीके से लोगों को हो जाता है, तो ये मधुमेह को किस तरह से प्रभावित करता है? जी हाँ, मधुमेह को जो हम जब स्ट्रेस होता है, तनाव, तो हमारे शरीर में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं। वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं वो उनको कॉर्टिजोल कहते हैं। बिल्कुल। उस टाइप की जो हार्मोन्स बनते हैं वो हमारे शरीर के पूरे ही जो और अन्य स्राव निकल रहे होते हैं उन सबको प्रभावित करते हैं। एक फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है कि हम या तो करो या निकलो इससे। तो जब हमें बहुत ज़्यादा तनाव होता है तो हम 2 ही रास्ते ढूंढते हैं उसके, कि या तो हम इस तनाव से किस तरह से बाहर निकलें। और जो टारगेट ओरिएंटेड आजकल के काम है तो उसमें वर्क प्रेशर, ये सब चीज़ें, तो उसका मैंने जैसा आपको बताया उसमें सबसे पहले यही चीज़ आती है कि चलिए कुछ खा लेते हैं। तो चॉकलेट्स रखते हैं लोग अपने पास में, क्योंकि चॉकलेट्स को जो अंदर जो कोका होता है वो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। चॉकलेट खाने से बड़ी अच्छी फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है। हालांकि चॉकलेट बहुत एक, अगर हम माने तो बहुत हेल्दी अपने आप में चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत हार्मफुल चीज़ है, लेकिन उसकी डोज हम नहीं समझ पाते। हम पूरी एक, जो माना आपने 100 ग्राम चॉकलेट आपने लिए तो उसमें 50% के आसपास शुगर और इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम चॉकलेट कई बार क्या होता है कि अनजाने में हमने सुबह भी खा ली, दोपहर भी खा ली, शाम को भी खा ली, तो हमने, हालांकि उससे पेट नहीं भरा हमारा, लेकिन हमें उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने ड्रिंक्स पी लिए। जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं आपने सब में देखा होगा कि इमल्सिफायर्स और प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें आप, मतलब एक तो सबसे अच्छा ये कि लेबल पढ़ने की हैबिट बना लीजिए। कहीं भी आप कुछ भी चीज़, यूथ के लिए मैं खास तौर पे बोलूँगी, उसमें आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसमें शुगर कंटेंट, कैलोरीज मैंने कितनी ली हैं। तो हम ओवर कैलोरी कर रहे हैं अपने शरीर को, क्योंकि हम यूजुअली सोचते हैं पेट नहीं भरता उससे, लेकिन हमारे शरीर में कैलोरीज पूरी पहुंच जाती हैं। तो हमें लगता तो रहता है हमने कुछ खाया नहीं है, लेकिन हम खा चुके होते हैं अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा कैलोरीज के रूप में, कहीं ज़्यादा हम अपने शरीर को, जो हमारे लिवर की पचाने की क्षमता है, उससे ज़्यादा खा चुके होते हैं। इसी तरह से अब पहले जो फैटी लिवर था, आज से 20-25 साल पहले जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी, तो फैटी लिवर में अल्कोहल मेन कारण माना जाता था कि जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं उन्हीं को होता है। तो जैसे डॉक्टर्स के पास जाओ, फैटी लिवर होते हैं तो बोलते थे आप ड्रिंक्स लेते हैं, पहला क्वेश्चन। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे, जो इवन 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं, उनमें भी फैटी लिवर बहुत होने लगा है। तो जैसे ही लिवर के ऊपर, ये हार्मोन से कंसर्न नहीं बात बता रही हूँ मैं, तो उससे आपने जो स्ट्रेस पूछा, तो जैसे ही हमें स्ट्रेस होता है हम खाना शुरू कर दिया, हमने कुछ भी खाया, क्योंकि हमने रिलैक्सेशन के कोई और तरीके सीखे ही नहीं है कि हम किसी फ्रेंड से बात कर लें या कुछ और रिलैक्सिंग, बीच में थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाएं, लंबी सांस ले लें, या उठ के थोड़ी देर उस वर्क से निकल के थोड़ा टहल लें, या कहीं 5-10 मिनट के लिए 2-4 बार सीढ़ी चढ़ लें, उतर लें, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, बाहर के एनवायरनमेंट को देख लें। वो तरीके हमने नहीं सीखे हैं। हम सीधा कैंटीन जाते हैं या हमारे बैग में जो भी होता है हम उसको निकाल के खाना शुरू कर देते हैं। तो वो उसमें क्या सिस्टम, माँ भी घर में बच्चों को यही बोलती है, अरे छोड़ दे, पढ़ते पढ़ते थक गया होगा, ले अब ये खा ले, अब वो खा ले। तो उस तरह से करते करते हम एक ओवर ईटिंग वाले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं।
कहने का अर्थ यही है कि जो भी खाएं समय समय पर, छोटे छोटे ब्रेक्स में मैम इसको लिया जा सकता है जो भी हम फूड ले रहे हैं। मैम जेनेटिकली क्या प्रभाव है, अगर किसी के पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है तो कितना प्रतिशत ये ज्यादा हो जाता है कि वो बच्चे तक भी ये रोग संक्रमित हो जाए या बच्चे को ये रोग होने की संभावना अधिक है? देखिए, इसमें अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं, हम यंग एज में भी जान सकते हैं कि हमें कितना रिस्क है। लेकिन रिस्क में देखिए क्या होता है कि जैसे एक पेरेंट, फैमिली में हमारे दादी बाबा पूरी जनरेशन को है डायबिटीज़ और आपके मतलब दोनों पेरेंट्स को है, तो बच्चे में 100% चांसेस है कि उसको एक पर्टिकुलर एज के बाद, अगर वो लाइफस्टाइल अपना ऐसे ही रखता है रेगुलर, नींद उसकी पूरी नहीं है, हमें मिनिमम 6-7 घंटे साउंड स्लीप चाहिए। अब हमारे लाइफस्टाइल में क्या है कि हम रात तक जग रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमें जो है पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो पूरा डिस्टर्ब है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो जीन्स होते हैं वो समय से पहले ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। डिटोरिएशन उनका समय से, आयु से पहले ही शुरू हो जाता है। तो सपोज किसी को अगर 35-40 साल में डायबिटीज़ आनी है, उसको 25 साल में आ जाती है। तो जिनकी फैमिली में जनरेशंस से डायबिटीज़ चल रही है, उनको तो बच्चों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं विशेष रूप से बच्चों को ही काउंसलिंग का काम करती हूँ। तो किसी पेरेंट्स को जब हम बोलते हैं तो उनको लगता है आप अभी से डरा रहे हैं हमें, जब होगा तब देख लेंगे, लेकिन तब नहीं देखा जाता है। अगर हम शुरू से ही ये ध्यान रखें कि हमारी फैमिली में सबको डायबिटीज़ है, हम अपने बच्चों को उसके बारे में अवेयर करें कि बेटा अगर डायबिटीज़ हो जाएगी तो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई डायबिटीज़ का क्योर नहीं है। और जो लोग ये दावा करते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस पे कि 3 खुराक से ठीक या इससे ठीक वो ठीक, तो वो सब एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। आज की डेट में साइंटिफिकली हम देखें तो अभी तक हमारे पास डायबिटीज़ का क्योर नहीं है, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको अपनी जीवन शैली से। तो उसमें क्या होता है कि हमें बच्चों में पूरे चांसेस है। अगर एक पेरेंट को है, बाकी फैमिली में किसी को नहीं है, दोनों में से किसी एक पेरेंट को है, तो 12-20% चांसेस होते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स को है तो 50% चांसेस बनते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर एज पे, और अगर आप मोटे हैं और बच्चा मतलब बचपन से ही अगर उसकी मम्मी को गर्भावस्था में डायबिटीज़ हुई है बच्चे की और उसके बाद वो ठीक हो गई है, तो उसके बाद भी उस बच्चे में चांसेस बनते हैं कि उसको डायबिटीज़ हो जाए। या जो है बचपन से ही बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसका वजन ज़्यादा है सामान्य से, तो उस बच्चे में चांसेस बनते हैं कि उसको आगे चल के फ्यूचर में डायबिटीज़ हो जाए। तो पेरेंट्स यूजुअली बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ा तंदुरुस्त हुआ है, लेकिन उसको 7-8-10 साल की एज के बाद बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसमें कोई भी ऐसा लक्षण आते हैं या इस टाइप के, और उसको खेलने के लिए मतलब आउटडोर एक्टिविटी जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, उसके लिए हमें प्रमोट करना चाहिए। जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है उनको विशेष तौर पे। जी निश्चित रूप से। और जब जीवन शैली में हम व्यायाम को स्थान देंगे या फिजिकल एक्सरसाइजेस को स्थान देंगे तो डायबिटीज कम हो सकते हैं, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी मैम, व्यायाम को देख करके ये जो अभी बात भी हुई थी, आपने अभी जिक्र भी किया है, जो लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, टाइम से करते हैं और सही दिनचर्या को अपनाते हैं, तो मधुमेह को कितने हद तक और काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर आप कहते हैं? जी हाँ, बहुत हद तक, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि मधुमेह वैसे तो चलिए बहुत खराब बीमारी है, एक बार हो जाए तो पीछा नहीं छोड़ती, बहुत महंगी बीमारी है। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं, आँख, गुर्दे और दिल आपका सभी पूरे, क्योंकि वो मीठा खून वो पूरे शरीर में बह रहा है आपके, जहाँ जहाँ भी वो जा रहा है, नस नाड़ियाँ कहीं पर भी, तो वो एक नुकसान पहुँचा रहा है हमारे पूरे ही शरीर को, क्योंकि वो एक तो गाढ़ा हो जाता है मीठा होने की वजह से, तो हमारे उसको रक्त वाहिकाओं को दबाव ज़्यादा लगता है उसको करने में, तो वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर और इस तरह की समस्या। आपने सुना होगा आँख में नस फट गई खून की, क्योंकि आँख की अंदर बहुत छोटी छोटी महीन रक्त वाहिकाएं होती हैं जो कभी कभी जब आँख रेड हो जाती है तो सभी ने देखी होंगी, वो उतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती, उस खून का दबाव बढ़े हुए जो मीठा गाढ़ा खून है तो वो फट जाती है कई बार, तो नेत्र अंधता, ये सब चीज़ें डायबिटीज़ एक मतलब अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे पहुंच जाती है, तो बहुत महंगी बीमारी हो जाती है। और एक पेशेंट को रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर दवाइयाँ, हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा उसका फिक्स बन जाता है अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो जैसा आपने कहा कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो हमारी मसल्स की एक्टिविटी है वो सब चलती रहती है, तो मसल्स उस शुगर को कंज्यूम करते रहते हैं। तो उस शुगर के कंजम्पशन से क्या होता है कि वो शुगर हमारे रक्त में नहीं जाती,
जी। और वो हमारे उसमें कंज्यूम हो जाती है। जी। लेकिन अब हम लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ हम योगा करने से, योगा में कुछ लोग सिर्फ प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं कि भाई सिर्फ वैसे पोस्चर्स करते हैं यौगिक, लेकिन उसमें हम कुछ स्ट्रेन नहीं ले रहे उतना। अब फिर जब हम एक बारी जो एक्सरसाइज करते आते हैं उसके एक रूटीन के लिए हमें उतना थ्रेशोल्ड आ जाता है बॉडी के अंदर। बिल्कुल। जैसे हम रोज पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआत में हमें उसमें थकान होती है, तो शुरुआत में हमारा शुगर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। जी। लेकिन जैसे जैसे हम उसके लिए हमारे मसल्स यूज्ड टू हो जाते हैं तो हमारी शुगर कंजम्पशन पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो अपना एक्सरसाइज शेड्यूल चेंज करते रहें, जी। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज पर ना रुकें। जैसे कभी वॉकिंग कर ली, कभी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर ली, कभी ब्रिस्क वॉक कर लिया, कभी जो है कुछ थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग हल्की हल्की अपनी एज पर देयर एज एंड वो उस टाइप से कर लिया। जी। तो वो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो अपने किसी से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइज करें। बिल्कुल। तो इस टाइप से हम उसको कंट्रोल कंट्रोल करके, मतलब चेंजेस के साथ एक बिल्कुल। पर्टिकुलर को, अगर हम, बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप एक्सरसाइज थोड़ा सा अपने शेड्यूल को हर रोज का एक अलग पैटर्न रखिए। इंस्टेड कि आप एक रोज 10 स्टेप ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बजाय आप चेंज करके करिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे एक्सरसाइज के, और आपका जो शुगर कंट्रोल है उसको बैलेंस करने में बेनिफिट मिलेगा। मैम, मौसमी फल और सब्जियों का क्या योगदान है मधुमेह की इस बीमारी को कंट्रोल देखिए, करने में? प्रकृति ने हमको हर मौसम के हिसाब से चीज़ें दी हैं। बिल्कुल। अब क्या हो गया है कि अब ग्लोबलाइजेशन होने से हमें, हमारे बच्चों को तो, आज की जनरेशन को ये भी मालूम नहीं है कि किस मौसम में क्या सब्जी होती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, जी। तो जो ठंडे इलाकों में सब्जियां उग रही हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं, फॉरेन से सब दाल सब्जियां सब यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन हमारी जलवायु उस टाइप की नहीं बनी है। जैसे आप कोस्टल एरियाज में जाएं, वहाँ फर्मेंटेड फूड खाते हैं, इडली डोसा ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ फर्मेंटेशन प्रोसेस हमेशा रेगुलर रहता है, मॉइस्चर बनी रहती है। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में हम दूसरी तरह का भोजन खाते हैं, तो वो होने से क्या हो गया, अब हम ये भूल गए हैं कि हम ये किसी और जगह की डाइट खा रहे हैं या किसी और मौसम का फल खा रहे हैं। क्योंकि जो हमारी पाचन क्रिया है ना, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट होती है, जिसको हम सिरकैडियन रिदम कहते हैं। हमारे सोने, उठने, जागने, बैठने के हिसाब से ही हमारे शरीर की पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं। जो हमारे शरीर का तापमान है वो भी हमारी पाचन क्रिया पर पूरा प्रभाव डालता है। तभी हम पुराने समय में तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो हमें कहते थे ये मौसम है, इसमें ये नहीं खाना, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन खाना है, इसके साथ ये मसाला खाना है, इसके साथ ये दाल खानी है। एक कॉम्बिनेशंस, फूड कॉम्बिनेशंस पहले बहुत कॉमन थे हर घर में। अब हम लोगों के नॉलेज इस तरफ से धीरे धीरे हटती जा रही है, क्योंकि हम इंस्टेंट फूड, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस फूड की तरफ ग्रेजुअली बढ़ गए हैं। तो अब हमें ये नॉलेज, हम ध्यान ही नहीं देना चाहते कि हमें ये मौसम में इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। अब इस समय अगर आप गोभी खा रहे हैं सरगर्मियों के मौसम में, खूब अच्छे से फ्रीक्वेंट अवेलेबल है, लेकिन वो हमारे लिए इजीली डाइजेस्टिबल नहीं है। वो हमारे शरीर के अंदर जा करके, क्योंकि आजकल बहुत स्प्रे करके उस गोभी को उगाया जा रहा है, क्योंकि बरसात है तो उसमें कीड़े तरह तरह के होते हैं, तो वो स्प्रे तो केमिकल तो हार्म कर ही रहे हैं, प्लस जो गोभी की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे इस समय, इस मौसम में हमारे डाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग तो पेशेंट्स को यही प्रेफर करते हैं कि आप मौसमी फल का प्रयोग करें। और जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, जिन लोगों में डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा मीठे फल डायरेक्ट, जैसे आम, चीकू, केला, बेसिक जो फ्रूट हैं वो बहुत, अगर मन करता है बहुत लिमिट में ले सकते हैं, एक फांक ले ली या छोटा सा ले लिया, अदरवाइज जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि ये जो जितने भी ऐसे फल होते हैं ना, ये बहुत तेजी से जाके शरीर में एकदम से शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें उसका फाइबर का पार्ट एज कम्पेयर टू कम होता है। और जो फाइबरस फ्रूट हैं, जैसे नाशपाती हो गई, इस टाइप के जो फल हैं उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर हम वो एक नाशपाती भी खा लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो जिन फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो एकदम ही जाके तुरंत ही हमारी बॉडी में शुगर एलिवेट कर देते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं शुगर के, बार बार कम हो रही है, बार बार ज़्यादा हो रही है, ये फ्लक्चुएशंस हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत उससे एडजस्ट करना पड़ता है उसको। मैम, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मीठा काफ़ी पसंद होता है जी, और उच्च शुगर लेवल जिनमें होता है उन पदार्थों को ले लेते हैं। खासतौर से एक तथ्य भी है कि गुलाब जामुन ज़्यादा जो लोग खा लेते हैं तो
उनको एकदम से शुगर लेवल, जैसे कि अभी बात जी। की आपने कि वो बढ़ जाता है तो डायबिटीज का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में कुछ लोग अगर अपना उनका मन है कुछ खाने को तो किस तरह से खा सकते हैं ताकि वो मीठे का रस भी ले लें और वो खा भी लें और उन्हें शुगर भी ना हो? जी, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं, देखिए कि अगर जैसे चावल हम लोग मना करते हैं, मीठी चीज़ें मना करते हैं, डायबिटीज़ में जो मुख्य परहेज की चीज़ें होती हैं, आलू मना होता है। जी। इसका पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि लो कार्बोहाइड्रेट लेना है हमको, क्योंकि गेहूं तो मजबूरी है, अब हमारी 80% नॉर्थ इंडियन डाइट में हमें गेहूं ही लेना होता है। तो जब हम गेहूं ले रहे हैं तो हमें लगता है कि इसके साथ हमें चावल नहीं लेना चाहिए। अगर उसका पेशेंट का मन है तो वो सिर्फ चावल खाए, उसके साथ हरी सब्जी खाएं, दाल के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं बनाएं, उसको हरी सब्जी के साथ खा सकते हैं। इसी तरह से जैसे आपने मिठाई की बात की, तो उनको अपने दिन भर के अपने, हम लोग जो पेशेंट्स को गाइड करते हैं वो इसी हिसाब से करते हैं कि वो अपना सेल्फ डाइट सेलेक्ट कर पाएं। थोड़े से जिसको कहते हैं फूड एक्सचेंज, एक फूड एक्सचेंज लिस्ट हम लोग बता देते हैं उसको कि अगर आपने ये चीज़ खा लिया तो इसके साथ ये चीज़ नहीं खाएं। अब आप पार्टी में गए, आपने वहाँ पे मैदे का नान भी खा लिया, सब कुछ खा लिया और पनीर वगैरह हैवी डिशेस भी खा ली, उसके साथ आपने गुलाब जामुन भी खा लिया, तो वो 100% है कि वो आपके लिए एक बहुत ही शुगर हाइक का काम करेगा। परंतु जब हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने घर से, आपका मिठाई खाने का मन है तो आप अपने घर से अपना सिंपल बेसिक फूड जो आप खाते हैं वो उस डाइट से एक रोटी या एक फुल्का या थोड़ा सा कम खा के जाएं, और आप पार्टी में जाएं, आप अपना एक गुलाब जामुन खा सकते हैं, कोई ड्रिंक है वो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपकी दिन भर की डाइट में वो टोटल एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मैंने सुबह से इतना कुछ, ओवर ईटिंग नहीं है, दूसरे जो है मेरी कार्बोहाइड्रेट और शुगर की मात्रा मुझे लिमिट करनी है। तो वो आप सुबह से, आपको मालूम है कि मुझे शाम को कहीं जाना है, तो आप सुबह से उस तरह की डाइट लीजिए जो आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब ना हो। मैम, बच्चों में और किशोरों में जिस तरीके से कम उम्र में शुगर हो जाती है तो उसके रोकथाम के लिए, क्योंकि एकदम मेडिसिन पे डालना उनके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है, तो इस पे वो किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं शुगर के लिए? तो इसमें बच्चों से भी ज़्यादा उनके पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो बच्चे को फ्रेश फूड दें। कुछ घरों में अब ये होता है कि ब्रेड्स और ये इस तरह की चीज़ों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, घी से भी ज़्यादा, कुछ लोग बोलते हैं घी नुकसान करता है, घी से भी ज़्यादा जो है मैदा लीवर के लिए भी बच्चों के, और उसी से उनको शुगर जल्दी आती है क्योंकि उनका लिवर, हम लोग क्योंकि डाइट पैटर्न ऐसा हो गया है, बच्चे जिद करते हैं। दूसरी चीज़, घर में लोग बोलते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं बोलते हैं हम घर का खाना खा रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर मैं पूछती हूँ कि हम तो बर्गर भी घर में बनाते हैं। मैंने कहा आप बर्गर घर में बनाते हैं तो अल्टीमेटली वो मैदा ही है और वो उसमें आलू का कंटेंट है। तीसरी चीज़, एक आपने सुना होगा MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एजिनोमोटो जिसको बोलते हैं, पहले इसका प्रयोग सिर्फ होटल्स में ही हुआ करता था। अब मैं मार्केट में देखती हूँ कि इसको चाइनीज़ नमक बोल के लोग घरों में खरीद के ले जा रहे हैं और उसको भी बच्चों की प्रिपरेशंस के ऊपर डाल देते हैं कि इससे टेस्ट एनहेंस करती है। एक्चुअली वो एक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ है जो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है MSG। तो बच्चों को वो प्रिपरेशन खा के बहुत उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो बाजार की चीज़ डिमांड इसीलिए करते हैं, चाउमीन मोमोज, ये डिमांड कि वो उनको एक अंदर से फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है। तो पेरेंट ने सोचा कि इसको हम घर में ही कर लें, कि चलो बाहर का अनहाइजीनिक नहीं मिलेगा, तो वो घर में ला के डालने लगे। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, ये बच्चों की हेल्थ के लिए एक समझिए एक तरह से आप स्लो पॉइजन अपने बच्चों को दे रहे हैं इस तरह का। फिर घर में आपकी कोई मात्रा रेगुलेटेड नहीं है, आपने दिन में 4 बार कोई चीज़ बनाई, 4 बार उसको यूज़ कर लिया। तरह तरह के जो रेडी टू ईट मसाले हैं उन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इसका कंटेंट रहता है ऐसी चीज़ों का। तो सबसे पहले तो अगर छोटे बच्चों में है तो ये बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरे, उनका आउटडोर, आपकी बात बीच में रोक रही हूँ, उनका आउटडोर रूटीन थोड़ा बनाना पड़ेगा कि बच्चों को किसी भी तरह से कोई फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करें। अगर आपके घर में लिफ्ट है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो बच्चे को बोलें सीढ़ी का ही यूज़ करे, सीढ़ियों से आए जाए। रेगुलर पढ़ रहा है तो आप उसको बोलें थोड़ी देर उठ के कमरे में ही जॉगिंग कर ले, नहीं उसको कि रेगुलर बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेन है तो वो कमरे में ही उठ के, मतलब फिजिकल एक्टिविटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं एज पर दी अपने बच्चे की वो देख के ड्यूरेशन। स्कूल जाते हैं तो अब हम बसेस से जाते हैं, हम लोगों के टाइम में तो पैदल जाया करते थे, तो हमारे उसमें से वॉक हट गई है। स्पोर्ट्स पीरियड भी कई बार बच्चे अटेंड करते हैं, कई बार उनका पीछे से वर्क शेड्यूल होता है तो वो स्पोर्ट्स पीरियड अटेंड नहीं करते। तो बच्चों को जितना भी हो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, बिल्कुल, और खुद भी जाएं साथ में, तभी बच्चा मोटिवेट होगा। उसको आसपास की शॉप पे सामान लेने भेजें पैदल, ये नहीं बोले कि आप किसी व्हीकल से चले जाओ। साइकिलिंग है तो इस तरह की जिसमें बच्चा फिजिकली अपने को
इंगेज रखे। जी। तो ऐसी एक्टिविटीज करानी जरूरी है। बिल्कुल मैम, आपने जितनी भी टिप्स हमें दिए और ये सारी बातें की, निश्चित रूप से बहुत लाभप्रद है हमारे दर्शकों के लिए और सभी के लिए। मैम, आप स्टूडियो में आए, इस कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम जिसमें आज हमने वर्तमान जीवन शैली और मधुमेह पर बातचीत की। आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।